भ्रष्ट अफसर पर ईओयू के प्रहार को समझिए। दूसरी खबर जो हम आपको समझाएंगे वो होगी बिहार में बेलगाम हो गए बालू माफिया को समझिए। तीसरी खबर आपको बताएंगे बिहार में उद्योग के जाल वाली खबर को समझिए। और चौथी खबर आपको बताएंगे झारखंड से बच्चे गायब हो रहे हैं। ये सवाल भी पूछेंगे और आपको ये सवाल क्यों उठ रहे हैं ये भी समझाएंगे। लेकिन शुरुआत सबसे पहले बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे अभियान के बीच जमुई के कार्यपालक अभियंता गोपाल कुमार एक बड़े एक्शन के घेरे में आ गए हैं। आय से अधिक संपत्ति मामले में आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू ने पटना से लेकर जमुई तक उनके 4 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी शुरू कर दी है। और इसमें इस काली कमाई के कुबेर के आय से करीब 82% ज्यादा संपत्ति का खुलासा हुआ है। छापेमारी में रात 8 बजे तक लाखों रुपए के कैश और गहने बरामद हुए हैं। ये रिपोर्ट देखिए फिर खबर तो समझिए। बिहार में भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ पुलिस प्रशासन का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। तभी ऐसी तस्वीरें आपके सामने आ भी रही हैं। नोटों की ये गड्डियां देखकर आपकी आंखें फटी रह जाएंगी। एक से बढ़कर एक खूबसूरत डिजाइन के गहने जिसे खरीदने की आज शायद ही कोई हिम्मत करे। पर यह दुस्साहस किया है एक सरकारी विभाग के भ्रष्ट इंजीनियर ने। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में जब ग्रामीण विकास विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गोपाल कुमार के घर पर ईओयू ने रेड डाली तो अफसरों के भी होश उड़ गए। पटना और जमुई के 4 ठिकानों पर एक साथ रेड डाली गई। पटना के अपार्टमेंट से अभी तक 40 लाख रुपए कैश मिले हैं। लाखों के गहने भी बरामद हुए हैं। वहीं कई बैंकों की पासबुक और जमीन से जुड़े कागजात भी ईओयू को मिले हैं। लगातार आर्थिक अपराध इकाई जो है वो छापेमारी कर रही है। ये जो आवास है जगत विला, ये गोपाल कुमार का ये आवास है और इसके जो 2nd फ्लोर है वहाँ पे छापेमारी जो है वो लगातार जारी है। आपको बता दें कि अभी तक लगभग यहाँ पे 2 करोड़ से ज्यादा की जो आय से अधिक संपत्ति का जो है वो पता चला है। जमुई के केकेएम कॉलेज के पास गोपाल कुमार फिलहाल किराए के मकान में रहते हैं। इन पर 2 करोड़ 61 हजार रुपये से ज्यादा अधिक संपत्ति अर्जित करने का साक्ष्य मिला है, जो इनके ज्ञात आय से लगभग 81% ज्यादा है। वैसे बिहार सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत भ्रष्ट अधिकारियों पर यह बड़ा प्रहार माना जा रहा है। न्यूज 18 के लिए जमुई से केसी कुंदन के साथ पटना से रवि एस नारायण और अमित कुमार की रिपोर्ट। तो भ्रष्ट अफसरों पर लगातार बिहार में प्रहार जारी है और अब इस बार जो भ्रष्ट अफसर जिन पर कार्रवाई शुरू की गई है उनका नाम है गोपाल कुमार। अब आपको पूरी खबर समझाते हैं। भ्रष्ट अफसर पर ईओयू के प्रहार को आप समझिए। देखिए, काली कमाई का कुबेर कहे जा रहे भ्रष्ट अधिकारी का नाम गोपाल कुमार है, जो जमुई के झाझा में ग्रामीण कार्य विभाग में इंजीनियर के तौर पर तैनात हैं। अब आप सोचेंगे कि गोपाल कुमार के ठिकानों पर रेड क्यों पड़ी, तो इसका जवाब है इनके पास आय से 81.5% अधिक संपत्ति की जानकारी मिली है। अब आप ये भी जान लीजिए कि कहां-कहां छापेमारी हुई। तो इनके पटना और जमुई के ठिकाने पर 4 जगहों पर रेड की गई है। अब ईओयू की जांच में क्या मिला वो भी जान लीजिए। तो पटना स्थित ठिकाने से 40 लाख कैश मिला है, जेवर मिले हैं। ये आंकड़ा आपको शनिवार दोपहर तक का बता रहे हैं। अब जबकि छापेमारी के दौरान कैश के अलावे अकूत संपत्ति का पता चला है, तो ऐसे में समझना जरूरी है कि कैसे काली कमाई करते हैं ये इंजीनियर। तो आपको बता दें, टेंडर की जानकारी बिचौलियों के जरिए ठेकेदारों तक पहुंचाते हैं, जिससे काली कमाई होती है। इसके अलावा ठेकेदारों से कमीशन लेकर टेंडर ये पास कराते हैं, इससे इनकी कमाई होती है। योजनाओं की गुणवत्ता जांच में मिली भगत करते हैं, जिससे ये एक्स्ट्रा कमाते हैं। पुराने या फिर अधूरे प्रोजेक्ट को नया दिखाकर सरकार से फंड ले लेते हैं।
माप पुस्तिका यानी एमबी में फर्जी एंट्री कर भुगतान को बढ़ा दिया जाता है। अधिकारियों, ठेकेदारों और सप्लायरों की मिली भगत होती है, जिससे ये इंजीनियर कमाई करते हैं। अब आप खबर तो समझिए, किन योजनाओं से सबसे ज्यादा काली कमाई के आरोप हैं? तो ग्रामीण सड़क निर्माण, इसके अलावा पुल पुलिया की परियोजनाएं, इसमें भी ज्यादा काली कमाई होती है। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना, इसके अलावा बाढ़ प्रभावित सड़कों की मरम्मत को लेकर पंचायत और प्रखंड स्तर की निर्माण योजनाएं में भी कमाई करते हैं। अब भ्रष्ट अफसर पर ईओयू के प्रहार को समझिए, यानी इस कार्रवाई का संदेश क्या है? तो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति है। काली कमाई करने वाले बचेंगे नहीं। भ्रष्टाचार पर जोरदार प्रहार होगा और यह साफ कर दिया गया है कि बिहार में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति सरकार लेकर चल रही है। जो भ्रष्टाचारी हैं उन पर कार्रवाई होगी। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। बिहार में बालू माफिया का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। हालात ऐसे हैं कि अब ये माफिया सिर्फ कानून को चुनौती नहीं दे रहे, बल्कि खुलेआम पुलिस जवानों की जान लेने पर उतारू हो चुके हैं। 2 दिनों के भीतर बिहार में 2 ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिसने कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। सासाराम और नवादा की ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि बिहार में बालू माफिया की चलती है। वो कानून को ताक पर रखकर अवैध रूप से खनन करते हैं और खनन में खलल पड़ने पर खून खराबे पर उतारू हो जाते हैं। बालू माफिया इतने बेलगाम हो चुके हैं कि पुलिस की कार्रवाई के दौरान जवानों को कुचलने तक से बाज नहीं आ रहे, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही है। जानकारी के मुताबिक मुफस्सिल थाना क्षेत्र के एसपी जैन मोड़ के पास पुलिस ने बालू लदे ट्रैक्टर को रोकने की कोशिश की, लेकिन ट्रैक्टर चालक ने रुकने के बजाय सीधे सिपाही मुकेश कुमार को ही रौंद दिया। इससे पहले नवादा में भी बालू माफिया ने पुलिस टीम पर जानलेवा हमला किया था। नारदीगंज थाना क्षेत्र में छापेमारी करने पहुंची पुलिस टीम पर माफिया ने हमला बोल दिया। इस दौरान बालू लदे ट्रैक्टर से एएसआई नागेंद्र प्रसाद को कुचल दिया, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल एएसआई को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। नवादा पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए कई इलाकों में छापेमारी की और बड़ी कार्रवाई करते हुए 28 लोगों को गिरफ्तार किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर बालू माफिया के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं? क्या पुलिस पर हमला करना आम बात हो गई है? कब तक पुलिस वाले जान पर खेल कर लड़ते रहेंगे? अवैध बालू कारोबार पर पूरी तरह लगाम क्यों नहीं? ये वो तमाम सवाल हैं जिसके जवाब प्रशासन को देना पड़ेगा, क्योंकि अवैध बालू खनन प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। पुलिस जवानों को निशाना बनाया जा रहा है, जिसने पूरे सिस्टम की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि अगर कानून लागू करने वाले ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो फिर आम लोगों की सुरक्षा का सवाल भी बड़ा हो जाता है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि पुलिस कब तक बालू के अवैध कारोबार पर नकेल कसती है और माफिया को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाती है। न्यूज 18 के लिए सासाराम से अजीत कुमार और नवादा से अनिल विशाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बालू माफिया पुलिस के लिए अब एक चुनौती बनते चले जा रहे हैं, और ना सिर्फ चुनौती बल्कि अब ये सीधे जवानों पर, पुलिस पर प्रहार भी कर रहे हैं। अब आप पूरी खबर समझिए। क्या बिहार में बेलगाम हो गए हैं बालू माफिया? ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि अब बालू माफिया जो हैं वो इतने बेखौफ हो गए हैं कि पुलिस पर सीधे हमला किया जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि बालू माफिया ने कब कब पुलिस पर हमला किया है, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी ये बातें, ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। शुरुआत सबसे पहले 14 नवंबर 2023 की तारीख से करते हैं, जब गरही जमुई में एसआई टीम को ट्रैक्टर से रौंदा गया था। इसके बाद 19 जुलाई 2024 को मिसकौर नवादा में पुलिस पर हमला किया गया, जिसमें 2 जवान घायल हो गए। 28 फरवरी 2025 में मलयपुर जमुई में अवैध खनन की जगह पर फायरिंग हुई है, जिसमें
कई लोगों के उस वक्त भी घायल होने की जानकारी मिली थी। 11 फरवरी 2025 को चकवारा मुंगेर में छापेमारी के दौरान पत्थरबाजी की गई थी। फिर 1 सितंबर 2025 की तारीख बांका जमुई बॉर्डर पर जमुई टीम पर हमला किया गया था, जिसमें एक युवक को गोली भी लग गई थी। 25 जनवरी 2026 लकड़ी कोला बांका अवैध खनन रोकने गई टीम पर पथराव हुआ, जिसमें हवलदार घायल हो गए थे। इसके बाद 7 मार्च 2026 की तारीख, जिसमें सारण में खनन विभाग पुलिस टीम पर जानलेवा हमला किया गया था। फिर 17 मार्च 2026 की तारीख, जब रानी तालाब पटना इलाके में बालू माफिया ने सोन नदी के घाट पर फायरिंग की थी, 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। 13 मई 2026 की तारीख नवादा में पुलिस टीम पर हमला बालू माफिया ने किया, जिसमें एसआई घायल हो गए थे। 16 मई 2026 की तारीख सासाराम में सिपाही को ट्रैक्टर से बालू माफिया ने रौंद दिया। अब आप खबर तो समझिए, बिहार में क्यों बेलगाम हो गए हैं बालू माफिया। देखिए, बिहार में अवैध बालू का कारोबार हजारों करोड़ का है। अवैध खनन से बालू माफिया अकूत संपत्ति अर्जित करते हैं, अकूत पैसा कमाते हैं। अवैध बालू खनन का खेल मिलीभगत से होता है, और ये मिलीभगत राजनीतिक और प्रशासनिक संरक्षण और रिश्तेदारी का होता है। पकड़े जाने के बाद भी सजा होने में देरी होती है। अधूरी कार्रवाई से माफिया के अंदर का डर खत्म हो जाता है, और यही वजह है कि बिहार में बालू माफिया बेखौफ हो गए हैं। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। बिहार में उद्योगों का जाल बिछाने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। बिहार में 2 सीमेंट फैक्ट्री लगाने की स्वीकृति मिल गई है, जिसकी जानकारी खुद सीएम सम्राट चौधरी ने दी है। सीएम ने बताया कि मुजफ्फरपुर और किशनगंज में डालमिया और अंबुजा सीमेंट की बड़ी इकाइयों को स्वीकृति मिल गई है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। बिहार के किशनगंज में सीमेंट फैक्ट्री, मुजफ्फरपुर में सीमेंट फैक्ट्री और हाजीपुर में फूड प्रोसेसिंग यूनिट। बिहार में उद्योगों का जाल बिछाने की दिशा में सरकार तेजी से काम कर रही है और औद्योगिकरण के रास्ते पर बिहार तेजी से आगे बढ़ चला है। इसी का नतीजा है कि बिहार में 2 सीमेंट फैक्ट्री लगाने को स्वीकृति मिल गई है। इसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया एक्स पर दी है। सीएम ने बताया है कि एसआईपीबी यानी राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की 67वीं बैठक में मुजफ्फरपुर और किशनगंज में डालमिया और अंबुजा सीमेंट की बड़ी इकाइयों को स्वीकृति दी गई है। साथ ही 16 परियोजनाओं को स्टेज 1 क्लियरेंस और 4 परियोजनाओं को वित्तीय मंजूरी मिली है। इससे सीमांचल के युवाओं को अब रोजगार के लिए घर छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उद्योग खुद उनके द्वार तक आ रहे हैं। उद्योगों के क्षेत्र में सिर्फ सीमेंट ही नहीं, हाजीपुर में फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाने का भी रास्ता साफ हो गया है। इसकी जानकारी भी खुद मुख्यमंत्री ने देते हुए बताया कि वैशाली के हाजीपुर में लगने वाला ये फूड प्रोसेसिंग प्लांट देश का तीसरा प्लांट होगा, जो 100 एकड़ में विकसित होगा। यह संस्थान खाद्य प्रसंस्करण, रिसर्च, तकनीकी शिक्षा और उद्यमिता को नई ऊंचाई देगा और हमारे किसानों, युवाओं के साथ ही उद्यमियों के लिए नए अवसरों के द्वार खोलेगा। बिहार में निवेश से बिहार के उद्योगपति भी बेहद उत्साहित हैं और इसे बिहार के विकास के लिए अहम मान रहे हैं। बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट पीके अग्रवाल भी मानते हैं कि बिहार का माहौल बदला है, इसका फायदा बिहार को मिल रहा है और निवेशक का झुकाव भी बिहार की तरफ हो रहा है। फर्स्ट टाइम ऐसा महसूस हुआ है हम लोगों को कि लोगों का झुकाव जो है, जो इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं, उनका इंटरेस्ट जो है हम लोग के स्टेट के प्रति आई है। रोजगार, नौकरी और उद्योग 2025 के विधानसभा चुनाव में मुख्य मुद्दा यही रहे। एनडीए के नेताओं ने खूब दावे किए। अब सरकार बन चुकी है और सरकार के ऊपर उद्योगों का जाल बिछाने की बड़ी चुनौती है, ताकि लोगों को बाहर न जाना पड़े, बिहार में ही रोजगार के अवसर पैदा हो। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। अब आपको बिहार में उद्योग के जाल वाली खबर को समझाते हैं, क्योंकि बिहार में उद्योग के क्षेत्र में बड़े काम होने जा रहे हैं, जिसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दी है। दरअसल बिहार में उद्योग की हमेशा से कमी रही है, और जो उद्योग बिहार में थे भी
उनमें से ज्यादातर बिहार और झारखंड का जब बंटवारा हुआ तो उस वक्त वो झारखंड के हिस्से में चले गए। ऐसे में उद्योग की कमी की वजह से बिहार के लोगों को रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है। यही वजह है कि हमेशा से पलायन और रोजगार बिहार में बड़ा मुद्दा रहा है। चुनाव में उद्योग को लेकर बड़े बड़े दावे किए गए, फिर बिहार के लोगों ने एनडीए पर भरोसा जताया, बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनी और अब सरकार के ऊपर उद्योग का जाल बिछाने की चुनौती है। यही वजह है कि सरकार बनने के बाद से ही नई सरकार उद्योग को लेकर काफी एक्टिव दिख रही है। उद्योग को लेकर एक्टिव सरकार ने नई औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी दी। वैशाली में NIFTEM कैंपस और औद्योगिक क्षेत्र, उद्योग भूमि अधिग्रहण और लैंड बैंकिंग बनाया जा रहा है ताकि जो बिहार में निवेश करने आए उनको जगह जमीन के लिए परेशानी ना हो। चीनी उद्योग को बढ़ावा देने की नीतिगत तैयारी का वादा भी किया गया है। इसके साथ ही औद्योगिक निवेश को लेकर सिंगल विंडो सिस्टम ताकि निवेश करने वाले उद्योगपतियों को ऑफिस दौड़ना ना पड़े। आज खुद सीएम ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट लिखकर इसकी जानकारी दी। सीएम ने खुद बताया कि किशनगंज और मुजफ्फरपुर में सीमेंट फैक्ट्री को मंजूरी मिल चुकी है, जबकि हाजीपुर में फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाएगी। नमस्ते इंडिया डेयरी योजना के तहत बेटा पटना में डेयरी प्लांट को मंजूरी मिली है, जिसमें 100 से 350 करोड़ रुपए का निवेश होगा। यह बिहार को फूड प्रोसेसिंग हब बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है और इसके लिए वैशाली में 100 एकड़ भूमि का अधिग्रहण भी किया गया है। तो ऐसे में अब सम्राट सरकार उद्योग को बढ़ावा देने में लगी हुई है और ताकि लोगों को बिहार में ही रोजगार मिल सके और सरकार अपना वादा पूरा कर सके। बढ़ते आगे और बात करते हैं 9 मई से लापता रांची की मासूम अदिति की, जो कई दिन बीत जाने के बाद भी अब तक नहीं मिल पाई है। अब तक बच्ची का कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस हर एक एंगल से जांच की बात कह रही है, लेकिन सवाल यह है आखिर एक 18 महीने की मासूम जमीन से ऐसे कैसे गायब हो जाती है और अब तक उसका सुराग क्यों नहीं मिल पा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। 9 मई का दिन और उसके बाद से अदिति पांडे का कोई पता नहीं। परिवार लगातार तलाश में है। इलाका भी सन्नाटे और चिंता में डूबा हुआ है। हर बीतता दिन उम्मीद को कमजोर कर रहा है और सवालों को मजबूत। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। हर गुजरता दिन उम्मीद को खत्म कर रहा है और डर को बढ़ा रहा है। बेबस माँ अब सिर्फ एक ही सवाल पूछ रही है, अदिति आखिर गई तो गई कहाँ और कब तक मिलेगी। तो यही अपील करना चाह रहे हैं कि अभी तक जो भी हो रहा है थोड़ा और जोरों शोरों से करे, क्योंकि अभी तक 8 दिन हो चुका है, अभी तक कुछ अता पता नहीं चला है उसका। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच हर एंगल से की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज, स्थानीय पूछताछ और संदिग्ध गतिविधियों की जांच जारी है, लेकिन अब तक न कोई ठोस सुराग मिला है और न ही बच्ची का कोई पता। पुलिस ने सूचना देने वालों को 50,000 रुपए इनाम की घोषणा भी की है, लेकिन अब तक कुछ भी सुराग नहीं मिल पाया है। आक्रोशित परिजनों ने सड़क पर उतरकर हंगामा भी किया था। 5-6 रास्ते में सीसीटीवी नहीं था, 2-3 रास्ते में सीसीटीवी फुटेज है, लेकिन उस रास्ते में नहीं आया। पीछे से रास्ता है, नाला साइड से जा सकते हैं, वहां से तो कोई सीसीटीवी अभी जांच नहीं हुई है। सीसीटीवी अगर मिला है तो यहाँ से काफी दूर में मिला है, तो वो जो जहाँ पे दूर मिला है वहाँ से क्षेत्र बढ़ जाता है, तो कोई जरूरी नहीं है जहाँ पे सीसीटीवी दूर पे मिला है वहाँ से जा सके। वो कहीं और रास्ता भी वो देखा हो। ये सिर्फ एक गुमशुदगी नहीं, ये सिस्टम और सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े करता है। 18 महीने की बच्ची आखिर अचानक कैसे गायब हो गई? परिवार को अब सिर्फ एक जवाब चाहिए कि अदिति कहाँ है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संवाददाता ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो हर कोई बस एक ही सवाल पूछ रहा है कि आखिर अदिति कहाँ है, और आपको हम पूरी खबर समझाते हैं, टाइमलाइन बताते हैं कब क्या हुआ। देखिए 9 मई से रांची की मासूम अदिति लापता है।
अदिति 18 महीने की है। 18 महीने की मासूम खेलते खेलते अचानक गायब हो गई। पुलिस ने सूचना देने वालों के लिए 50,000 के इनाम का ऐलान भी कर दिया है, लेकिन अब तक अदिति का सुराग नहीं मिल सका है। वहीं घर से कुछ ही दूरी पर नाले के किनारे से कुछ अवशेष मिले हैं। अब पुलिस ने नाले से बरामद अवशेषों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा है। अवशेषों को डीएनए टेस्ट के लिए भेजा गया है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कहीं वो अदिति का तो नहीं। हालांकि झारखंड में पहले भी बच्चों के गायब होने की खबरें आती रही हैं। ये कोई पहला मामला नहीं है। सवाल है कि क्या मानव तस्करी का जाल फिर से मजबूत तो नहीं होने लगा। हालांकि सबसे बड़ा सवाल तो आज यही है कि अदिति आखिर है कहां और अब तक अदिति का सुराग क्यों नहीं मिल सका है, क्योंकि पूरे इलाके में मातम पसरा है और सभी बस अदिति के बारे में जानना चाहते हैं। इसी के